जो यूएन का डेटा है तो उसमें 2022 में हमारा जो बताता है पॉपुलेशन वो 1.42 बिलियन है, जिसमें मेल परसेंटेज 52% है, फीमेल परसेंटेज 48% है, और हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो 15 साल से लेकर 64 साल तक के बीच में वो 900 मिलियन है, जिसमें फीमेल की भागीदारी इंक्रीज हुई है अभी 23.5% बताते हैं। तो हमारी जो बर्थ रेट है अभी वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से वो है 2.05, और हमारा जो डेथ रेट है वो है 9 पर 1000। तो जो सेक्स रेशियो अभी ये जो पीआईबी का डेटा है वो है 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पीआईबी का डेटा मैंने कलेक्ट किया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में है वो घट के 6.5% हुई है थर्ड क्वार्टर में अभी, और उसमें जो फीमेल लेबर फोर्स है वो इंक्रीज हुई है 25% तक। जो पॉवर्टी रेट है हमारे भारत में वो भी घटकर 9.89% हुई है 2023 में। ये यूएन का डेटा है, तो ये डेटा मैंने कलेक्ट किया था। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो पॉपुलेशन है अपना, वो 15 साल से जो कम है ना, NHFS 5 का डेटा है, उसके मुताबिक 26% पॉपुलेशन 15 साल से कम का उम्र का है। तो मतलब ये है कि यंगस्टर्स का पॉपुलेशन 26 साल है। दूसरी कि जो ओल्ड एज वाले हैं, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट वो अराउंड 9% के आसपास भारत में है, जिसको एंटिसिपेट नहीं, 15% के आसपास में है। हाँ, 15%। ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो 15% है। सबसे पहले कि क्या कारण है उससे पहले अपन ये जानते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही है इतनी बड़ी पॉपुलेशन से भारत में। क्या क्या दिक्कतें फेस की जाती है एक देश को इतनी बड़ी पॉपुलेशन के कारण। जी भाई जी भैया, बिल्कुल। बताइए, क्या मैं कोई बोलूं? बताना चाह रहा है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैं अगर बताना चाहूँ कि कौन कौन सी समस्याएं हैं पॉपुलेशन के कारण भारत में, तो पहली बात, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, तो सीमित संसाधनों में इच्छाएं अनंत हैं। तो हमें जो हमारे रिसोर्सेस है उसका हमें उसका हमें बेहतर ढंग से उपयोग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो सबको उस चीज का लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जो मानव जनसंख्या है वो जितनी ज्यादा अत्यधिक होती है, उसे स्वास्थ्य सुविधा देना, शिक्षा देना, उसे जीवन की एक एक संतुलित व्यवस्था देना, आवास देना, पानी देना, इन सभी व्यवस्थाओं को सरकार हो या फिर परिवार हो, किसी के लिए भी इन इन सभी चीजों को प्रदान करना संभव नहीं होता। पोषण के स्तर भी पर भी हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है उनमें पोषक तत्वों और संतुलित आहार की कमी हो जाती है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और इसके साथ ही अगर हम भारत में एक देश के तौर पर देखें, तो हमारी जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो उस जनसंख्या का एक इस देश के गठन में, एक देश का संचालन में विरोधाभास उत्पन्न होगा, क्योंकि जो जनसंख्या है वह जनसंख्या फिट नहीं बैठेगी। एक बायोलॉजी का नियम है, शायद एक चयन का सिद्धांत है जो कहता है कि प्रकृति में वही जीव, वही स्पीसीज सफल हो पाते हैं जो प्रकृति चयन के सिद्धांत के अनुसार खुद को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं। अत्यधिक जी भाई। जनसंख्या अंततः मानव विकास का विनाश का कारण ही बनेगी, जिसका हमने एग्जाम्पल कोरोना जैसी महामारी में भी देखा, जहां असंतुलित जनसंख्या के कारण महामारी का इतना व्यापक तौर पर प्रभाव देखने को मिला। और जी आप भाई। लोग जिसमें जुड़ते जाइए। जी, और कोई कुछ बताना चाहे। देखो, पॉपुलेशन दिक्कत है या नहीं है वो उस पॉइंट पे अपन आएंगे, पर उससे पहले जो अभी स्थिति है, जो पॉपुलेशन के कारण दिक्कत आ रही है,
तो अगर उस दिक्कतों के बारे में कोई बताना चाहे तो भाई बताइए। जी, सबसे पहला जो बात है बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्या होती है, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, तो किसी भी देश में कार्यरत जो संस्था है, उसमें शिथिलता आ जाती है और आर्थिक विकास भी बाधित होती है। और सबसे बात इन्होंने बताया सोनी जी ने, कि जितना जनसंख्या ज़्यादा होगा, उतना संसाधन का दोहन होता है, और जहाँ संसाधन की सीमित है, भारत जैसे देश में, वहाँ जनसंख्या के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरी बात, कि भारत में जितनी भी जनसंख्या है, तो वो शिक्षा के अभाव से ग्रस्त है अभी। तो शिक्षा से जो अभाव से ग्रस्त रहता है, वो कृषि की ओर झुकाव रखता है, और कृषि पर ज्यादा अगर बोझ पड़ता है जनसंख्या का, और तो कृषि का विकास इससे सीधे बाधित हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं, तो अगर जनसंख्या ज्यादा रहती है, तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ही हम देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि कैसे ये देश उन्नतिशील है या नहीं है। और इसके अलावा देश में अगर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ती है, तो बेरोजगारी की ओर देश स्वाभाविक रूप से देश चला ही जाता है। संसाधन सीमित होने के साथ साथ, अगर संसाधन अपार संसाधन है और उसका दोहन सही से हो रहा है, तो जनसंख्या समस्या नहीं बनती है। लेकिन भारत जैसे देश में ये जनसंख्या समस्या बन रही है, जी स्वरोजगार भाई। कमी है। और इसके अलावा बात, कि जितने भी जनसंख्या अधिक होती है, तो ये सीधे पर्यावरण में प्रभाव डालती है, क्योंकि पर्यावरण क्षति पहुंचाना ही है। संसाधनों के तेजी से जब गिरावट होगी, तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगी। और सबसे बड़ी समस्या होती है सरकार के लिए, कि जितने भी बुनियादी ढांचे होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा निवेश करना पड़ता है। इससे सरकार के राजस्व में भी क्षति होती है एक से अधिक। बस ठीक है। नीलेश भाई अच्छा आप तो कुछ कहना चाह रहे थे ठीक इनसे है, अलग? मैं बस ऋषु भाई का बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि इन्वायरमेंट के बारे में बात किया ऋषु भाई ने, तो एक बैंगलोर का डेटा है जिसमें ये था कि जो वेटलैंड्स थे, उन वेटलैंड्स को के ऊपर काफी असर पड़ रहा है। कैसे? पहले वेटलैंड्स जितने थे उनकी संख्या अब कम हो चुकी है, उसमें इंक्रोचमेंट हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। दूसरा कि इन्वायरमेंट पे ही डिफॉरेस्टेशन पहले आप देखेंगे कि 1970 उत्तर या 80 के आसपास जितने पेड़ पौधा हुआ करते थे, वहाँ उनको काट के अब वहां पर नए नए सिटी बस चुके हैं। तीसरा कि इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें, तो इकोनॉमिक रिसोर्स जो है, अपना जो इकोनॉमी इन्फ्लेशन। है वो मैंने एक मिनट में आऊंगा उस पर। अपना जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे नहीं। जैसे चाइना का जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बेस्ड है, और अपना जो इकोनॉमी है उसमें 60 to 65% सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि सर्विस बेस्ड इकोनॉमी काफी हाई इंटेलेक्चुअल्स को खोजता है, मतलब जिनके पास की काफी मनोविज्ञान हो उस पे, और उनका कैपेसिटी ज्यादा होता नहीं है को ज्यादा पॉपुलेशन को इंड्यूस करने में। तो अपना जो और मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में है नहीं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग या तो अनस्किल्ड लेबर पे जा रहे हैं, या फिर अलग अलग तरीके का ये एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर जैसे भाई ने बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा लोग, अराउंड 47.5% पॉपुलेशन जो है भारत का, वो एग्रीकल्चर पे रिलेटेड है डायरेक्टली। और इनफैक्ट इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से। तो इसके कारण वाटर का भी स्कैरसिटी बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ कुछ एरिया हैं जो कि हिंटरलैंड स्टेट्स बोलते हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, नॉर्दर्न वाले ये जो कुछ कुछ इलाका है, उनमें काफी ज्यादा मतलब पॉपुलेशन इनकी काफी ज्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं, एग्रीकल एक तो एग्रेरियन सोसाइटी है, तो इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास रिवर फ्लो करती है गंगा, और गंगा का जो फ्लड प्लेन है वो काफी फर्टाइल है। लेकिन यहाँ पर भी ना कुछ कुछ ऐसे इलाका है जो कि इन वाटर क्राइसिस के कारण और एक्स्ट्रा लोड ऑफ पॉपुलेशन के कारण वहां से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, पलायन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बुंदेलखंड इलाका, वहां पर पानी की कमी है, तो उसके कारण वहां से लोग भागे जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा ये भी रीजन है कि माइग्रेशन, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण ना लोग गांव से भाग के शहर में आना चाह रहे हैं, तो गांव का पलायन पलायन गांव में, रूरल एरिया में काफी पलायन हो रहा है, और उसके कारण एक्स्ट्रा बर्डन ऑन अर्बन सिटीज पड़ रहा है।
आप देखेंगे इसका एक बहुत बड़ा ये भी मतलब कॉन्सिक्वेंस ये है कि गांव में फेमिनाइजेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बूढ़े, ज्यादा से ज्यादा फीमेल बस वहां रह जा रही है, जो मेल पॉपुलेशन है ना वो सिटी की तरफ चला जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अर्बन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे अर्बन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है? अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा पॉपुलेशन आने के कारण लोगों के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और दूसरा कि जो लोग गांव से आ रहे हैं वो लोग को ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए, वो उनका आय बढ़ाने के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग एक स्लम एरिया में सरवाइव करना शुरू करते हैं। और ये एक मॉडल है डेवलपमेंट का कि जब कभी अर्बनाइजेशन होगा उसके इर्द गिर्द में चारों तरफ स्लम डेवलप होगा ही। ये एक बनी बनाई व्यवस्था टाइप की है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड तो कर नहीं पाते उतना हैवी, मतलब उतना ज्यादा पैसा, तो उनको साइड में ही रहना पड़ जाता है। और उसके कारण आप देखेंगे कि सैनिटेशन, फूड सिक्योरिटी, इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उनके जीवन में। तो वो आते तो है ये सोच के कि भाई उनका अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि वो यहाँ प्रताड़ित होते हैं। दूसरा कि सोशल इनसिक्योरिटी डेवलप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसोर्सेस पॉपुलेशन होगा तो कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा, और कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा तो जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सर्विस ओरिएंटेड है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल्स जिनके पास पहले से नॉलेज है वही ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं और उनको ज़्यादा आय मिलता है। तो उसके कारण एक तरीके से सोशल इनसिक्योरिटी होता है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। तो इस तरीके का भी टेंशन और मेंटल स्ट्रेस टाइप का भी जो चीजें हैं वो कंपटीशन या ओवर पॉपुलेशन के कारण आता है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मतलब अब बाकी लोग तो बोलते हैं कुछ, बोलेंगे कुछ। जी भाई, एकदम बोलिए। सही बताया आपने। देखो, एक पॉइंट जो आपका आया वो अर्बनाइजेशन। तो मैं ये भी सोच रहा था कि अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसके बारे में भी अगर अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर ले तो, जैसे अर्बनाइजेशन की क्या कारण, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। अर्बनाइजेशन के कारण दिक्कतें क्या क्या है? सबसे पहले तो अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि स्कूल जो है, एजुकेशन जो है, उसमें जो मैक्सिमम मतलब अर्बन सिटीज में ना मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि अर्बन सिटीज के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका सैलरी बहुत ज़्यादा है, मतलब उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है। उसके कारण क्या होता है कि पब्लिक स्कूल पे जाते हैं, और पब्लिक स्कूल पर जब जाते हैं तो उनका बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल सरकार बोलता तो है कि उनका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो बचपन मतलब प्राइमरी स्कूल है उसमें 95 से लेकर 100 तक है। कुछ डेटा तो पहले आया था जिसमें वो लोग 102 भी पार कर दिए थे, अब ये पता नहीं कैसे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। दूसरा कि आप देखेंगे हम्म। हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं तो देखेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत लंबा लंबा लाइन पड़ा हुआ रहता है, और उसमें वही लोग होते हैं जो कि मार्जिनल कम्युनिटी के रहते हैं। तो उनका भी वेलफेयर हो नहीं पाता है, उनको लंबा लाइन में लगना पड़ता है, बेटर दवाइयाँ का स्कैरसिटी हो जाता है, या फिर ऐसा सिस्टम। वो एक तो दूसरी बात ये है कि वो जब लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उनको डिजिटलाइजेशन से थोड़ी दिक्कत है, उनको डिजिटल कंपैटिबिलिटी होती नहीं है। तो वो लोग क्या होता है कि डिजिटल फैसिलिटीज का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। और बहुत ऐसे चीज है, स्कीम्स भी है जो सरकार के अर्बन एरियाज के, जहाँ पर वो बनाया गया है तो छोटे मतलब जिनका कम आय है उनके लिए, लेकिन अवेल कर पाते हैं बड़े बड़े लोग जिनके पास काफी पैसा है। एग्जाम्पल दूंगा मैं, एलपीजी सब्सिडी जो आया था वो मतलब वो बना था किन के लिए कि भाई वो लोग जिनका आय कम है, लेकिन उसका बेनिफिट वही लोग उठा पाए जो सरकारी नौकरी में थे या फिर जो थोड़ा जानते थे इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि अर्बन एरियाज में आने के कारण ना उनकी उनका बस प्राइम ऑब्जेक्टिविटी हो जाता है कि वो सरवाइव कर सके और कुछ पैसा घर भेज सके। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद देखा जाए हम्म। तो इंडस्ट्रियल इलाका, जैसे गांव गांव से लोग जब आते हैं अर्बन एरियाज में, तो एक इलाका बनता है जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, वो सिटी के थोड़ा सा बाहर रहता है। अब उनका हाइजीन दिक्कत में है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम पे काम कर मतलब उनको काम ज्यादा समय पे के लिए करना पड़ता है।
पैसे कम दिए जाते हैं, जो रहने का मतलब है वहाँ पर। आप देखेंगे ना, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो यूके में क्या हुआ था, यूके या यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए और वो इधर उधर रहते थे। एक ही छोटे छोटे रूम में 100-50 लोग रहते थे, तो उसके कारण भी वो दिक्कतें होंगी। अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। जी भाई, देखो जी मैं जहाँ तक जी समझता हूँ ना कि ये जो पॉपुलेशन भारत की है, इसमें सबसे एक अहम रोल अर्बनाइजेशन का भी है। जो पॉपुलेशन क्राइसिस है, तो लोग गांव से शहर में क्यों जाते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 3 कारण से जाते हैं। एक अच्छी इनकम के लिए जाते हैं, एक अच्छी हेल्थ के लिए जाते हैं, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है इसलिए जाते हैं। एजुकेशन वहाँ पे बढ़िया इसलिए जाते हैं। पर उसे दिक्कतें क्या हो रही है, जैसे आपने भी बताया कि शहरों पर इतना दबाव आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का कि क्या बोलते हैं, लोगों को रहने के लिए सही से जगह नहीं मिलती, रिसोर्सेज सही से नहीं मिलते, तो उसमें भी बहुत बढ़िया गड़बड़ी हो जाती है। और जिस कारण से जो गांव में लघु उद्योग होते हैं या फिर जो खेती होती है, उससे लोग हटते जा रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन क्राइसिस का। जी, ऋषु भाई कुछ बोलना चाहोगे भाई आप इस ये बारे में? लास्ट वाला जी पॉइंट आपका जी जी कि मैं खेती नहीं करते, ये शायद डाउटफुल है इसके अंदर। खेती तो नहीं हर कोई नहीं करता है। ये मैं ये बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपकी कि ये जो बात बोला, जैसे शहरीकरण पे जो प्रभाव पड़ा है, वो नीलेश जी ने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, बाकी विभिन्न क्षेत्रों में दबाव पड़ रहा है। लेकिन सबसे मूलभूत इससे ये चीज आ रही है ना कि जो गांव से पलायन करके जा रहे हैं, जो चीज के जो जो रिसोर्स के तलाश में जा रहे हैं, वो अपने मूलभूत चीजों से वंचित हो जा रहे हैं। जैसे गांव से बेटर नहीं हो सकता शहरों में जाकर उनके लिए कोई। हम जहाँ तक आंकड़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो शहरों में जाकर अपने आय के बेहतर ये सुविधा सोच रहे हैं, तो ये केवल एक प्रक्रिया नहीं है कि हम इतने रुपए कमा रहे हैं, बल्कि शहरीकरण में एक ऐसी व्यवस्था कायम हो चुकी है कि जितना आप कमा रहे हैं उससे उतना खर्च हो ही जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि हाँ हम ज्यादा कमाते हैं, गांव के लोग भी देख रहे हैं कि आप ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि आखिर खर्चा कितना बढ़ रहा है उसमें। क्योंकि शहरीकरण में जो इतने जो विकसित लोग हो चुके हैं और उपभोग ज्यादा हो रही है, तो वहाँ महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही है। तो ये जो आय की तलाश में जा रहे हैं ना, वो आय बच नहीं रहा है। वो अपने जीवन जीने के लिए मूलभूत जो आवश्यकता की चीज है, बस वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन घर के लिए बचा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो गांव में रिसोर्स बेहतर ढंग से उनके लिए काम हो सकता था, उनसे वो सीधे दूर होते चले जा रहे हैं। बल्कि उनके गांव में रह के बेहतर विकल्प खोजना चाहिए, क्योंकि गांव में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। बस सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है उस पर। गांव में जी भाई। इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती भाई गांव के अंदर। जी भैया बिल्कुल। मैं क्या- भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे जी, और जो है मी भाई कुछ हाँ बोलना चाह रहे शहरी। थे, उनको बोलने दीजिए एक जी बार। जी बिल्कुल। नहीं भाई, मनीष भाई जी भैया कंटिन्यू तो करो आप। मनीष भाई कंटिन्यू करने दो। चलिए भाई। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ शब्द और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जो पूंजीवादी मतलब व्यवस्था है, तो हम देखते हैं कि शहर है वहाँ आधारभूत संरचनाओं का ज़्यादा विकास हुआ है। उसके साथ भी जो भी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनी या एफटीआई का जो भी निवेश है, वह अत्यधिक, वह ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है, वह शहरों में है। तो जब शहरों में इस प्रकार की निवेश को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो लोग बेहतर संभावनाओं और संसाधनों की तलाश में शहर की ओर कूच करेंगे ही। तो इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। पलायन के कारण उन्हें शहरों में एक निम्न कोटि की व्यवस्था में रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी परिवार उनसे दूर हो जाती है। तो पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है, जिसके कारण हिंसा, तनाव, मानसिक अशांति इत्यादि की प्रवृत्ति देखते हैं। उसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि उन्हें ना अच्छा वायु मिलता है, ना अच्छी पानी मिलती है, ना अच्छा आवास मिलता है। तो उसके कारण भी उनकी स्वास्थ्य के प्रति विपरीत विपरीत प्रभाव पड़ता है। और उसके साथ ही शहरीकरण जो है, शहरीकरण को बढ़ने का एक और कारण यह भी है कि कृषि हमारे लिए लाभकारी नहीं रह गई है। क्योंकि हम पहले देखते थे कि जो कृषि थी वह जब वैश्वीकरण का दौर नहीं था तो भारत में ही सीमित थी और केवल जीविकापार्जन के लिए की जाती थी। लेकिन जब इसे वैश्वीकृत बना दिया गया तो भारत के किसान इतने योग्य नहीं हो पाए कि वो
दुनिया के अन्य कृषि समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं का मुकाबला कर सके, जिसके कारण जो युवा हैं या जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जितने भी किसान हैं, वो कहीं न कहीं कृषि को एक निम्न स्तर की गतिविधि से देखने लगे, और यही कारण है कि आज अधिकतर खेत खाली रह जाते हैं जी और भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में पलायन करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो जलवायु चुनौतियाँ हैं, उसका भी योगदान है। मी भाई, जैसे मनीष भाई भी बोल रहे थे, और मैं भी देखता हूँ अपने आसपास कि थोड़ा सा अगर दूर अपन देखते हैं कि आजकल जैसे जमीन है वो इन्वेस्टमेंट का भी एक रूप है। तो अपन देखते हैं कि खेत खाली पड़े रहते हैं और पता चलता है कि किसी बड़े बिल्डर ने वो जगह खरीद ली है और वो वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, फ्लैट्स बनाएगा जिसमें लोग रह पाएंगे। तो जहां तक मेरे को लगता है कि कृषि की तरफ रुझाव लोगों का कम हो रहा है शहरीकरण के कारण। तो एक बार ये डाउट मैं क्लियर करता हूँ भाई, फिर उसके बाद अपन रीजन की तरफ चलते हैं। भाई मैं भी किसान पुत्र हूँ, ठीक है। मेरे पापा मेरे को कभी भी फोर्स नहीं करते कि बेटा आजा खेत में चलते हैं काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि खेती सरकार किसान की बातें नहीं सुन रही आज के समय में बिल्कुल भी। और मैं यही ये देखिए पूछना रीजन चाह रहा है था सबसे भाई। बड़ा। देखिए मैं बताता हूँ। और दूसरी बात, एक बार मेरे को कंटिन्यू करने दो आप। दूसरी बात आपने हम्म, बोली कि कोई बाहर से कोई निवेश आ गया तो जमीन खरीद ली, तो वो तो अच्छी बात है ना देश के विकास के लिए। वो रोजगार कायम करेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ाएगा लोगों की, और एक सिटी जैसा माहौल देगा, जी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ट्रांसपोर्टेशन देख बढ़ेगा, रोड मैं वगैरह। एक बार प्लीज बोलना चाहता हूँ, मैं बोलूँ क्या प्लीज? नीलेश जी भाई भाई एक हेलो। नंबर बोल रहा भाई, कंटिन्यू कर तू। तेरे सुनने के लिए मैं देखिए वापस आया हूँ दृष्टि यहाँ भाई पे। आपका देखिए दृष्टि भाई, आपका जो सवाल है ना, उसका मेन मुद्दा ये है, आपको मुझे जो समझ में है कि एग्रीकल्चरल लैंड को अपन इंफ्रास्ट्रक्चरल लैंड के पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर रहे हैं और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम्म। ठीक है। हाँ, तो देखिए मेन इसका रीजन ये है ना कि एग्रीकल्चर जो है वो अब उतना इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज प्रोफेशन रहा नहीं है। इसके पीछे जो कोर इशू है ना, वो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स है। आपके सवाल के आंसर के रूप में अगर मैं इस पे डिस्कस करूंगा तो वो पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में 4-5 पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला कि एग्रीकल्चर का जो इनकम है वो भारत की जीडीपी में 17 से 18% के आसपास है। अभी जो कोविड हुआ था उसमें 18% बढ़ा था, उस वही एक ऐसा ये सेक्टर था जिसमें कि 3% की बढ़ोतरी हुई थी, उसके अलावा नहीं हुई थी। तो बाकी के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर में बहुत कम जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, और जो कि 50 to 60% पॉपुलेशन उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। दूसरा कि एग्रीकल्चर में दिक्कतें बहुत है, ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और आज के टाइम में लोग थोड़ा कंफर्ट जोन की तरफ जाना चाह रहे हैं। दूसरा तीसरा कि सरकार बोलती है कि हम इसका जो इनकम है वो डबल कर देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ना ये चीज है नहीं। आप देखेंगे काफी सारे सुसाइड कर रहे हैं फार्मर्स। और उसके बाद जो कैपिटल चाहिए, जैसे सरकार जो बहुत सारी मुद्रा योजना तो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, लेकिन पीएसीजी करके इंस्टीट्यूशंस बना के रखा हुआ है जिसमें कि एग्रीकल्चर को लोन दिया जाता है, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। चौथा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो आया था 1967 में, लेकिन इनको जो लागू किया गया था ना वो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 2-3 फेज में किया गया था, लेकिन सिर्फ पहला फेज सक्सेसफुल हुआ था। और वो पहला फेज सक्सेसफुल हुआ था पंजाब हरियाणा ये वाले इलाका में, जहाँ के जो एग्रीकल्चर के जो ओनर थे वो काफी पहले से कैपिटल रखे हुए थे, तो उसके कारण वो वहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, बाकी जगह सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं। दूसरा इसी का एक अंदर का रीजन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ हाई यील्ड वैरायटी के लिए नहीं हुआ था। वो बोला तो गया था कि हाई यील्ड वैरायटी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे ना कि 1950 से लेके 2000 के आसपास तक या 2000 से थोड़ा सा ज्यादा भी हम एग्रीकल्चरल एरिया को बढ़ाने के फोकस में रहे हैं। हमारा जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा है वो एरिया को बढ़ाने के लिए, एरिया के बढ़ाने से ज्यादा आया है रेदर देन उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से ज्यादा आया हुआ है। तो एक ये भी रीजन है। अब ये मतलब
अब इन्हीं और अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अब ये सब रीजन के कारण, हार्डशिप इन एग्रीकल्चर के कारण लोग सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड के जगह हम क्यों ना इसमें इन्वेस्ट करके कुछ अलग से सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर पे लेके जाए। फॉर एग्जांपल इसी का एक सब मतलब एक्सटेंशन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सरकार भी बोला हुआ है कि हब एंड स्कोप मॉडल बनाएंगे हम, जिसमें कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करके इनको प्रोसेस करके बेचेंगे। सेब से वो जूस बना के बेचेंगे, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो लोग थोड़ा उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे राइस मिल का हो गया, शुगर केन जी का हो भाई। गया। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि लोग स्विच कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस अभी भी है, लोग बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि उनका जो, अगर जैसे कि ये डायरेक्टली टर्शरी वर्सरी पे नहीं जाते हुए, वो सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट वो बनाए, जो उगाए, उसी को प्रोडक्ट को यूज करके वो आगे बिजनेस बनाए। तो इसीलिए वो थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद भाई। तो अपन अब इसके रीजन की तरफ आते हैं कि क्या रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ के, और ये जो पॉपुलेशन के कारण, हाई पॉपुलेशन के कारण जो दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हो रही है कंट्रीज में, इन सबके क्या रीजंस हैं? जी भाई, ऋषु भाई, नीलेश भाई, मी भाई, मनीष भाई। जी भाई रीजन तो बता दी ठीक। था ना उसने, जो पहले कौन भाई बोल रहा था उसने बताया रीजन कि नहीं नहीं, भाई। इस पर डिस्कशन नहीं होती है। ठीक है, एक मतलब दो पॉइंट पॉपुलेशन अगर। क्यों बढ़ा इसके रीजन पूछ रहे हैं क्या आप? जी जी, पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्यों क्यों बढ़ा, बढ़ा। और जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो दिक्कतें आई है उसके कारण क्या है, दोनों। ठीक है, मैं इस पे दो तीन पॉइंट रख देता हूँ कि भारत में जनसंख्या जो बढ़ी है, उसकी मतलब अगर हम देखें कारण, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में जो मृत्यु दर रही है, वो उससे अधिक रही हमेशा जन्म दर। अगर मृत्यु दर कम रहती है और जन्म दर अधिक रहती है, इससे पॉपुलेशन बढ़ना स्वाभाविक है। और तीसरी बात की, हम ये देखते हैं कि भारत में जनसंख्या का वो प्रवास भी हुआ है, बाहर से देखें, और गांव से शहरों के लिए भी प्रवास हुआ है, ये भी कारण हो सकती है। और और हम इसके सबसे मेन अगर हम कारण देखते हैं, तो सबसे जो मूलभूत चीज उभर के आती है, तो भारत में शुरू से ही शिक्षा की कमी रही है। शिक्षा की कमी ने सबसे ज्यादा, अगर पॉपुलेशन को देखें तो बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर ये कार्य किया है कि, क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधा जो भी मिलती है, वो उसको सही से मिल नहीं पाती है। तो अगर सबसे पहले हम लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में आते हैं, अगर जिस समाज में महिलाओं की स्थिति गिरी रहती है, वहाँ पॉपुलेशन ऑटोमेटिक स्वाभाविक से बढ़ता ही है। और इसके अलावा हम ये बात करें कि भारत में जो प्रतिस्थापन दर है, उससे ज्यादा है जन्म दर। क्योंकि जो प्रतिस्थापन दर ये होती है कि जितने लोग मृत्यु हो रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए जो जन्म दर, जो जितने लोग चाहिए, उससे ज्यादा हमेशा रही है भारत में जी जन्म। ये सबसे बड़ी ऋषु भाई, समस्या रही है। एक जी बात टोकना चाहूंगा मैं आपको। जो आपको मैंने डेटा बताया था, उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो आइडियल जो जन्म दर होती है, बर्थ रेट, वो 2.1 होती है। पर भारत की जो देखी जा रही है अभी रिसेंट ईयर्स में, वो 2.05 के आसपास चली गई है। मतलब भारत बर्थ में धीरे धीरे डिक्लाइन पे जा रहा है, और डेथ रेट उसकी क्या बोलते हैं, कम हो गई है। तो डेथ भी कम डेथ हो रही रेट भी है। कम हो रही है और दोनों भी कम हो रही है। लेकिन हम हाँ। प्रतिस्थापन दर की देखते हैं, प्रतिस्थापन दर की बात कर रहे हैं कि प्रतिस्थापन दर ये होती है, जितने लोग की मृत्यु हुई, मैं बता रहा हूँ जितने लोग की मृत्यु हुई, ठीक है, उन्हें प्रतिस्थापन करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। तो ये जो चीज है ना, इसमें वृद्धि हुई है। टोटल फर्टिलिटी में देखें हम, तो इस प्रतिस्थापन रेट से ज्यादा है टीएफआर, इसीलिए हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी है। और दूसरी बात, वो उस प्रतिशत में नहीं बढ़ी है। अगर हम चाइना से कंपेरिजन करते हैं, तो चाइना से कंपेरिजन में आखिर हम क्यों इतना तेजी में बढ़ गए, तो चाइना ने बीच में 2016 से लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दिया था। पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाया, फिर हाँ, उनने वन एक चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड हाँ पॉलिसी नीति अपनाई थी हाँ। उन लोगों ने। तो इसके, लेकिन उनके यहाँ क्या हुआ कि कार्य बल शक्ति घटने लगी, बुढ़ापे की उम्र बढ़ने लगी, ज्यादा लोग पैदा ये होने लगे, और मृत्यु दर कम होने लगी। इस कारण से भी भारत तेजी से ग्रोथ किया है जनसंख्या में, बट चीन की लेकिन तुलना बात में। बिल्कुल ठीक बात आपकी। बट जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है 2050 तक का, जो आइडियल गवर्नमेंट ने ले रखा है, उस टाइम पे तो इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है यूथ की। ना ही लाइक जो बूढ़े लोग हैं वो ठीक है, जो बच्चे हैं वो ठीक है, लेकिन जो वर्किंग देखो क्लास है, जो जवान मी भाई, लोग हैं, जवान पीढ़ी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो मैं हमारे आपको देश एक के लिए डेटा बहुत ही ज़्यादा बताऊंगा आपको। फायदेमंद होगी मेरे हिसाब से। जी भाई, आपको एक डेटा बताता हूँ मैं। देखो 2016-17 और 2022-23 का डेटा बताता हूँ।
जो 15 से 30 साल के जो पॉपुलेशन थी वो 2016-17 में थी 25% और 2022-23 में घट के हो गई 17%। जो 30 से 45 साल के जो पॉपुलेशन थी वो 16-17 में थी 38% और 2022-23 में घट के हो गई 33%। और जो 45 प्लस जो पॉपुलेशन थी वो 16-17 में थी 37% और 22-23 में बढ़ के हो गई है 49%। तो भाई जो हमारी एजेड पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, यूथ पॉपुलेशन कम हो रही है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि मतलब रीजंस क्या क्या थे पॉपुलेशन बढ़ने के। तो सबसे पहला तो कॉलोनियल माइंडसेट, जो अपना भारत के आजादी से पहले ना ब्रिटिशर्स को कभी ये था ही नहीं कि वो भारत के कुछ भला करना चाहते हैं। उनको ये बहुत पहले से पता था कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी इन दोनों का अगर वो देंगे, अच्छे से करेंगे, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा। लेकिन उनका ये इंटेंशन था ही नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो इन चीजों के ऊपर रेगुलेशंस नहीं लेके आए। 1870s में उन्होंने पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का शुरू किया था। लेकिन उसके पीछे भी जो रीजन ये था कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे लेके आए, तो उनका कोई पॉपुलेशन के ऊपर रोल रहा नहीं। एक तो रीजन वो था कि सरकार का ध्यान नहीं हुआ। दूसरा कि आजादी के बाद का बात करें, आजादी के बाद एक्चुअली पॉलिटिशियंस 1967 तक ठीक थे, वो भारत के विकास के लिए काम कर रहे थे। लेकिन 1967 के बाद कास्ट, रीजनलिज्म और ये सब का जो पॉलिटिक्स है वो बढ़ गया। अब इससे होगा क्या कि अगर पॉलिटिशियंस को पता चल गया, मतलब अगर लोग पढ़ लिख गए, तो लोग फिर वोट देंगे इस बेसिस पे कि उनको एजुकेशन चाहिए या फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए या फिर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो सरकार का ये इंटेंशन रहा ही नहीं। इनफैक्ट ये आज भी बहुत वैलिड है कि आप देखेंगे कि सरकार सोचती है कि बिहार का देख लीजिए आप, मैं बिहार से हूँ, तुम ये मत समझिएगा कि मैं बिहार के एंटी हूँ। बट आप देखिए कि बिहार, यूपी, ये जो है ना, ये 2-3 स्टेट्स, इन स्टेट्स में डेवलपमेंट मुद्दा रहा नहीं था। और इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ पॉलिटिक्स में ना जाते हुए। एक रीजन बहुत बड़ा ये भी है कि जो एग्रीकल्चर है हमारा मूल इकोनॉमिक रीजन, मतलब मूल इकोनॉमिक अर्थ, इकोनॉमिक का सबसे बड़ा जो योगदान है वो एग्रीकल्चर का है अपने पॉपुलेशन में। तो एग्रीकल्चर में ये लोग ऐसी धारणा थी कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा संतान रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा पुत्र रखेंगे, या फिर मतलब उनका फैमिली जितना बड़ा होगा उनके पास उतना ज्यादा लेबर होगा फील्ड पे काम करने के लिए। और उस लेबर के कारण उन लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं पड़ा कि भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कंजप्शन भी होगा। तो ये कुल मिला के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये सब कुछ कुछ रीजंस है। और बट फाइनली अगर आप देखेंगे साउदर्न स्टेट्स को, जो कि पढ़े लिखे या फिर थोड़े से शिक्षित है, तो उनका आप देखेंगे ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया था 1970s 80s के बाद में। जब ये राजीव गांधी जी की सरकार आई थी, उसके बाद से उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होना शुरू हो गई थी। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी काफी बड़ा है जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ा है, ये बात है। जी, और नीलेश जी ने एजुकेशन बिल्कुल और हेल्थ तो बिल्कुल। हाँ, नीलेश जी ने बिल्कुल सही कहा था। जैसे मैंने पॉइंट जो रखा था शिक्षा का भाव, तो इसका शिक्षा का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इसका रिलेट है। लेकिन हम ये देखते हैं ना कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो एग्रीकल्चर प्रमुख क्षेत्र, कृषि प्रधान जो क्षेत्र होती है, वहाँ जनसंख्या का बढ़ना स्वाभाविक ही है। क्योंकि सबसे पहली बात, जहाँ कृषि पर निर्भर ज्यादा लोग होते हैं, तो कृषि में शारीरिक बल की ज्यादा जरूरत होती है, श्रम की ज्यादा जरूरत होती है उसके लिए। और दूसरी बात ये देखते हैं कि कृषि जिस क्षेत्र में आगे होती है, वहां महिलाओं की स्थिति ऑटोमेटिक गिरी रहती है। जिस क्षेत्र में जहां महिला, ये तो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं कि बिहार यूपी में जो महिलाओं की स्थिति है, तो उनसे क्या होता है, पुरुष सत्तात्मक जो सोच होती है वो पुरुषों में ज्यादा होती है। वहां बस महिलाओं केवल बच्चा पैदा करने की एक मशीन के रूप में बन जाती है। तो इससे भी जनसंख्या स्वाभाविक बिल्कुल रूप से बढ़ना ही है। हाँ, वही हम देखते हैं कि दक्षिण के क्षेत्रों में देखते हैं, तो वहाँ कृषि से हट के जो ऑफिशियल काम में, जो इंडस्ट्रियल काम में महिलाएं लगी रहती हैं, तो उनके पास तर्क, अपनी खुद की क्षमता होती है अपने पैरों पर खड़े रहने की। तो वहां बात करने की और इसको रोकने के लिए उनके पास तर्क रहती है कि नहीं, हम भी वर्क का काम करने वाले हैं, हम इससे ज्यादा हम इसको
हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिक जनसंख्या कम होना स्वाभाविक है। इसी कारण से हम देखते हैं कि जनसंख्या भारत की एक मुद्दा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तरी भारत की समस्या है, जहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है। जी भाई, जैसे आपने जी लैक इन एजुकेशन बताया और कई सारे पॉइंट्स बताए। जैसे एक पॉइंट आपने ये बताया था, याद नहीं मेरे को, कि जो पुत्र की लालसा में, एक बेटे की लालसा में कई सारी लड़कियां पैदा कर देते हैं। कई ऐसे ऐसे कुछ जो परिवार होते हैं गाँव के, या कुछ परिवारों में ऐसी मानसिकता होती है कि यहाँ बेटा चाहिए, जिस कारण से वो कई लड़कियां पैदा कर देते हैं। जी तो जी एक जी दिक्कत और है भाई, जैसे अपने ये तो पॉपुलेशन बढ़ने की बात बता दी, पर एक और है, मैं हाँ थोड़ा जी सा भाई। इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी। एक और चीज है, जैसे आप देखेंगे ना 1970-80 में, आज जो पॉपुलेशन है ना, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये आज से 5 साल के बीच के का ही रीजन है। ये पिछले 15-20 साल 30 साल पहले का रीजन है, जिसके कारण आज ये पॉपुलेशन है। एक बहुत पहले ये था कि हेल्थ फैसिलिटी नहीं होने के कारण काफी सारे जो बच्चे रहते थे ना, वो मर जाते थे 5 साल के अंदर में। तो उस कारण से भी लोग चाहते थे कि उनका जो संतान है वो जिंदा रहे, उस कारण से भी वो पॉपुलेशन को हम्म। बढ़ाते थे। तो ये था बस, सॉरी। जी भाई, देखो दो बातें हैं। एक तो जैसे जो इलीगल माइग्रेशन है, जी आपको आपको लगता है कि वो भी एक निभाता है रोल जी, पॉपुलेशन क्राइसिस में? ये बिल्कुल पॉपुलेशन बढ़ने में एक समस्या है, लेकिन हम इसे पूर्णतः ये 100% नहीं, क्योंकि आखिर कोई देश माइग्रेशन करता है तो कितनी बड़ी जनसंख्या कर लेगा। लेकिन ये है कि जो म्यांमार और बांग्लादेश से जो जनसंख्या आ रही है, अगर उनको मान्यता दे दी जाए भारत में रहने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक बच्चे पैदा करेंगे। और चाहे भारत में एक ऐसी मनस्थिति बन गई है कि ये जनगणना, ये क्या बोलते हैं, ये जनसंख्या सबके लिए मुद्दा नहीं रह गया है। ये कुछ लोगों तक ऐसा सीमित कर दिया गया है, उनको में दर्शाया गया कि आपकी जनसंख्या कम है, आप ज्यादा कीजिए तो आपकी पावर ज्यादा बढ़ेगी। तो पावर गेन करने की जो मानसिकता बैठ गई है लोगों में ना, ये सबसे मेन चीज है ये जनसंख्या बढ़ाने में वर्तमान में। जी भाई। मैं एक भी और एक है, पॉइंट जैसे देना। जी जी जी। हाँ जी भाई, हेलो। मैं इसमें बताइए। एक एक दो पॉइंट देना चाहूँगा। जैसे जो जलवायुविक विशेषता है, क्योंकि समस्त उत्तर भारत का मैदान जो है वह क्या है, उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। तो इस कारण पॉपुलेशन की जो मतलब बढ़ोतरी की जो दर है वह अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा होगी। जो सेक्स एजुकेशन है, हमें उसे बढ़ावा देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। यह एक क्योंकि हम भारत में लोगों को क्या मानते हैं, लोगों को नागरिक मानते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। हम चाइना जैसे पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल को लागू करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी कदम है वह यह है कि उसकी उस गतिविधि को हमें शिक्षा और नैतिकता के आधार पर रोकना होगा। हम सेक्स एजुकेशन को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करके इसे और ज्यादा सही तरीके से लागू कर सकते हैं। तो जी भाई। ये एक पॉइंट है। हम्म। सही बात है भाई। एक और डाउट है भाई मेरे दिमाग में, कि जो डिक्रीज इन डेथ रेट है, तो अपन ऐसा भी नहीं कर सकते कि भी जो बूढ़े लोग हैं उनको, उनके लिए उपचार ना करें, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि क्या बोलते हैं मतलब उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें। तो क्या करना चाहिए भाई, जो डेथ रेट में जो डिक्रीज आया है, वो हमारे लिए एक पॉपुलेशन क्राइसिस का मुद्दा बनता है। जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो ना सहयोग करती है, और ना अपन उसको छोड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए भाई? जी, कुछ बताइए कि मैं बोलूँ। आप बताइए भाई। जी भैया जी, बोलिए। ये जो जैसे बताया ना आपने कि जो बढ़ती ये बुढ़ापे की जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसको अब देखिए, ये किसी भी देश में ये तार्किक नहीं हो सकती कि उनको समाप्त किया जाए, बल्कि हमको उसको भी अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जहां हम 65 साल के ऊपर की जो जनसंख्या देख रहे हैं, तो वो उस क्षेत्र में लाभ कर सकती है जो 15 साल के कम उम्र के बच्चे हैं। उनके लिए वो भले ही डायरेक्ट जीडीपी में योगदान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो 15 साल के कम के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो उनकी शिक्षा दे सकते हैं और अच्छी गुण सिखा सकते हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गई। अब दूसरी बात की, जैसे कि आपने बोला कि जनसंख्या 65% से ज्यादा बढ़ गई, तो हमको जनसंख्या कंट्रोल पर ध्यान ना देकर
बल्कि प्रतिस्थापन दर के बराबर लेकर चलना चाहिए कि हमको जनसंख्या घटा नहीं देना है, बल्कि एक निश्चित रूप से सही रूप से हमको लेके चलना है बराबर। एक प्रतिस्थापन के दौर से गुजरते रहे धीरे 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 धीरे। और वही जो कार्यबल जो जनसंख्या है उसको हमको शिक्षित करने की जरूरत है, ना कि हम कम कर दे जनसंख्या, इससे तत्काल हो ही नहीं सकता है। इसलिए उनको शिक्षित करके हम देश को योगदान दे सकते हैं। ये जो हमारे लिए जनसांख्यिकीय लाभांश है उसका हमको फायदा उठाने की जरूरत है अभी, ना कि हमको किसी कम करने की जरूरत है। और जो आपने बताया कि 65 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं वो बच्चों को एजुकेशन देकर बेहतरीन बच्चे बना सकते हैं जो भारत की जीडीपी में योगदान दे सकते हैं। जी भाई, देखो मेरा क्वेश्चन ऐसा था, जैसे मान लो जो डेवलप्ड नेशन है, यूरोप, जापान, चाइना डेवलपिंग है, जैसे यूएसए, तो इनमें क्या है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, और हमारे भारत में भी हो रहा है, जिस कारण से क्या है ना, जो मृत्यु दर थी वो कम होती जा रही है। तो ये हमारे लिए एक दुविधा का विषय बन गया कि जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बढ़ने से पॉपुलेशन क्राइसिस, ऐसी पॉपुलेशन सामने आ रही है जो ना अपने जीडीपी में योगदान दे पाएगी और आगे और भी आती रहेगी। अभी जैसे आपने बोला कि भी हाँ, जो है उनको वो बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं जो 65 वर्ष से ऊपर है, पर आगे और भी आती रहेगी अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ज्यादा बढ़ता रहेगा तो उस मैं इस पे पॉपुलेशन का अपन क्या करें? ठीक है, मैं इस पे कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना बंद करना चाहिए कि 60 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं वो भारत के अर्थव्यवस्था के या भारत के लिए बाद में एक तरीके से कर्ज बनेंगे। ये मानसिकता हमें हटानी पड़ेगी। दूसरा, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने शुरू में बोला था कि 15% के आसपास अपना ओल्ड एज पॉपुलेशन है जो 60 ईयर से ऊपर है, वो 10.6% है और बोला जा रहा है कि 2050 तक वो 20 के आसपास पहुंच जाएगा। बट उससे पहले अब आते हैं आपके सवाल पे कि जो इंक्रीजिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इंक्रीमेंट इन एवरेज एज नहीं, ओल्ड एज जो है वो बढ़ते जा रहा है। अपना एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको बढ़ते जा रहा है, जो अब पहले 70-72 के आसपास था भारत में, अब वो 73 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो ये सबसे पहला बात है कि इंक्रीजिंग एज जो है वो इशू का बात नहीं है। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा जो कर सकते हैं कि नहीं भाई इनको इतना अच्छा हो रहा है तो ये गड़बड़ हो रहा है, नहीं। आपका बेटर मैनेजमेंट ऑफ डेमोग्राफी होना चाहिए। डेमोग्राफी का बेटर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे व्यवस्था में डालिए जो सेल्फ सफिशिएंट रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको एजुकेशन और हेल्थ अच्छा मिलेगा, वो पढ़ लिखेंगे ज़्यादा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा, तो क्या होगा कि वो इन्वेस्ट भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी हो सकता है और बाहर में भी हो सकता है। वहां से जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा उनको वो यूज करके अपने ओल्ड एजेस में यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरा, कि ये प्रॉब्लम अभी तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो जाएगी अगर हम अभी वाले डेमोग्राफी का ध्यान ढंग से ना रखें तो। तीसरा, कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इन ओल्ड एज में ना काफी सारे क्रॉनिक डिजीज या काफी सारे डिजीज आ जाते हैं जो कि उनको पीछे खींचते रहते हैं। एक रीजन उनका प्रताड़ित होने का ये भी है कि उनका जो चाइल्ड होता है वो एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं बाहर चला जाता है। ये थोड़ा सा अर्बन वाला एरिया हो गया, लेकिन मैं अर्बन एरियाज पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन यहीं से है। आप रूरल एरिया को पहले उस लेवल पर लेके आइए और उसके बाद उन पे बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन यहीं से है। तो एक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बहुत जरूरी है। अभी क्या है कि भारत में अराउंड 4 to 5%, ऐसे एक्चुअली तो 3% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, लेकिन वर्ल्ड में देखेंगे ना आप, ये 6% 7% है जीडीपी का। भारत का 3% ही इंश्योरेंस में है। तो आप अगर इनिशियल स्टेजेस में सोशल सिक्योरिटीज के थ्रू नेशनल पेंशन योजना या फिर जेरियाट्रिक के हेल्थ केयर या फिर मेडिकल इक्विपमेंट जो कि बाद के लिए उनको यूज आए, या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे कि टीचिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूमेंट्स जैसे सेबी हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करवाएं, बेटर सोशल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहां पर लोगों को एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का, टीम बिल्ड का स्पिरिट क्रिएट करवाएं, तो ये जाके जो बाद वाली पॉपुलेशन है ना, ये अपने आप में एम्पावर्ड और सफिशिएंट रहेगी अपने आप को हैंडल करने में। फिर भी
जो कमियां रह जाएंगी वो या तो उनके चिल्ड्रन देखेंगे, नहीं तो सरकार देखेगी। बट ऐसा नहीं है कि मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस करना चाहिए। जी भाई। नितिन जी, मैं आपका हम्म। 1 मिनट में आपका जवाब दूंगा कि आपने जो जी बोला जी। कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुधर रही है, तो जैसे कि आपने बताया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने की वजह से जो बुढ़ापे की जो उम्र है, ज्यादा जो जनसंख्या है, वो बढ़ रही है। लेकिन हमको हम्म। ये ध्यान देना चाहिए कि ये एक प्राकृतिक घटना है, इसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, आपने बता दिया। दूसरी बात, आपने ये नहीं सोचा अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर लो किया जाए, तो हम आंकड़ों पे तो हो सकते हैं कि बुढ़ापे लोग मर जाए, लेकिन हम इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो कार्य बल शक्ति जो नौजवान युवक है वो पीड़ित रह जाएंगे। तो वो 25 साल 30 साल होने के बावजूद भी वो उस बुढ़ापे में गिने जाएंगे कि जो अभी जो बुढ़ापे की जो शक्ति है, क्योंकि कार्य करने में वो भी सक्षम नहीं रह जाएंगे। तो भले हम कागज पे दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ नौजवान इतने प्रतिशत है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना होने की वजह से वो उन कैटेगरी में आ गए हैं जो 65 वर्ष के ऊपर के आयु के लोग हैं, क्योंकि उनका भी हम्म। काम करने की शक्ति बच नहीं जाएगी। इसलिए हमको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि कम करें, बल्कि वो एक प्राकृतिक घटना, उसको बढ़े रहने देना चाहिए। और जो नौजवान शक्ति हमारे लिए है, उनको बेहतर स्किल देकर इसको डेवलप करना चाहिए। जी जी भाई, भैया, बिल्कुल। मैं धन्यवाद। कुछ इसमें पॉइंट ऐड करूं? बताइए भाई। तो जैसे कि हम यह भी देखते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन है, जो जिसे आप दादा कहें, नाना कहें, चाचा कहें, तो ये लोग नैतिक रूप से भी हमारे सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि जो परिवार में जो हम्म। छोटे बच्चे होते हैं उनका जी जी, बात हो उचित चुकी है मनीष मार्गदर्शन सूरी जी इस करने पे। में ये बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इनके पास प्राचीन ज्ञान होता है, अर्थात अगर किसी को सर्दी खांसी हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उन्हें उसके बेहतर इलाज का ज्ञान होता है। वो तो समझ में आ गया, जैसे आप बता रहे हो कि वो नैतिक शिक्षा में वो अपना योगदान दे सकते हैं, और जो प्राचीन ज्ञान है जो लुप्त नहीं हो नहीं, सकता है, उसको वो बच्चों के लिए जीवित योगदान दे रखते हैं। सकते हैं। हम्म। जी, जी भाई, और ये मनीष सबसे भाई पहले यही बता परिवार रहे का हैं। एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। जी। जी देखिए, भाई। इसको तो मैंने पहले पॉइंट के रूप में रख दिया था कि जो 15 साल से कम के बच्चे की उम्र है, वो आने वाली कार्य बल में शामिल होने वाली है। तो वो हम्म। उनकी बेस तैयार करने की काम इन्हीं लोगों के है, जिससे हम प्रतिस्थापन कर जी भाई। सकते हैं, दोनों में समायोजित कर सकते हैं, जो वृद्धि हो रही है जो घट रही है, इसके लिए हम्म। बेनिफिट है बुढ़ापे में। तो भाई, अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो ऐसे है कि जो पॉपुलेशन क्राइसिस हमें नजर आता है या किसी और के द्वारा बताया जाता है, कैसे भी अपन को पता चलता है सही में वो क्राइसिस है क्या, या फिर अपन जो जो पॉपुलेशन है वो मिसडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है, बिखरी हुई पॉपुलेशन है, उसको ऑर्गेनाइज करके स्किलफुल करके अपन इसको बहुत अच्छी यूज में ले सकते हैं। जी भाई, सही में क्राइसिस है क्या पॉपुलेशन भारत में? नहीं, एक क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस बनने वाली है और बन सकती है, इसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो जनसंख्या है, ये एक रोग नहीं है। जैसे रोग, अगर कोई रोग आता है तो उसके लिए कैंपेन चलाया जा सकता है, रोगों से मुक्ति। लेकिन जनसंख्या एक ऐसा चीज है जिसको जनसंख्या से मुक्ति नारा देकर हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्वीकारना चाहिए जनसंख्या। अब दूसरी बात, ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि जनसंख्या अभिशाप नहीं बन सकती है। जनसंख्या तभी अभिशाप बनेगी जब उसको सही से उसकी स्किल डेवलप ना करके केवल एक नाम मात्र का नौजवान देश में उपलब्ध हो, तभी जाके जनसंख्या अभिशाप बन सकती है। तो हमारे देश में अभी तो हमको नहीं लगता कि अभिशाप है, लेकिन अभिशाप हो सकती है, क्योंकि हमने शुरू से ही उनको स्किलफुल नहीं बनाया है, बेहतर रोजगार जी पर्याप्त भाई। शिक्षा नहीं दिया है। सबसे मेन चुनौती यही उभर के आ रही है। नहीं तो भारत में आप देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र में हो सकती है कि कोई भी क्षेत्र, एक कोई भी सिंगल आप सेक्टर उठा लीजिए, उसकी ग्रोथ होने की चांस 100% हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बाजार की मांग है हर चीज की। आप एक ऐसे सोच सकते हैं कि किसी भी एक गांव का नाम लीजिए, वहां पर कोई भी कंपनी खुले तो उनको सारे चीज मिल सकती है, सिवाय पूंजी की कमी हो सकती है भारत में। लेकिन श्रम सस्ता हो सकता है, संसाधन मिल सकते हैं, तो ये हमको इसको मतलब क्राइसिस तो नहीं लगता है, बल्कि इनको शिक्षित लेके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी हम्म। किसी देश के समक्ष। जी। जी नीलेश भाई, कुछ बताना चाह रहे थे आप? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अब ये तो बिल्कुल नहीं सही है कि ये एक मतलब गलत है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो गलत है। रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है।
दूसरा कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज है या फिर किसी भी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, भले ही परसेंटेज में कम होंगे लेकिन क्वांटिटेटिव टर्म्स में मतलब नंबर के टर्म्स में वो काफी ज्यादा होंगे, तो उनका जो आवाज है ना वो सामने आता है। एक और मैं इसके पीछे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे कभी भी आप देखे होंगे कि दंगा हो रहा है या कुछ भी है, तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी करता है वो, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कम्युनिटी वाला दंगा कर रहा है। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि उस कम्युनिटी में अगर 1000 लोग थे ना, तो उसमें से एक ही लोग दंगा कर रहा है। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि वो एक बंदा ही सफिशिएंट है अपने वॉइस को ऊपर लेके जाने का। तो सबसे पहला बात ये हो गया कि वो अपने पॉइंट को सरकार तक और दुनिया तक पहुंचा सकता है पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण। दूसरा कि आप देखिए डायस्पोरा, भारत में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसी का एक सबसे बड़ा, उसी के कारण सबसे ज्यादा डायस्पोरा भी है भारत में, मतलब पूरी दुनिया में भारत का। चाइना और भारत, यही देखिए यही दोनों का सबसे ज्यादा डायस्पोरा है। तीसरा कि रेमिटेंस डायस्पोरा से बाहर से जो इनकम मिल रहा है वो बहुत ज्यादा इनकम भारत रेमिटेंस में सबसे अव्वल, मतलब सबसे ऊपर आता है। वो 80 to 90 बिलियन डॉलर के आसपास रेमिटेंसेस आता है। चौथा कि इंडिया का जो वॉइस है ना डायस्पोरा के कारण, वो काफी ज्यादा दुनिया में फैला हुआ है। आज यूएस इतना भारत से क्लोज क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया का लॉबी बहुत बड़ा है। मैं थोड़ा आईआर में हटाते हुए इधर आता हूँ कि पॉपुलेशन को खराब मतलब कर्ज क्यों नहीं है। तो अब ये देखिए कि इनको अगर यूटिलाइज अच्छे से करें हम, तो बहुत अच्छा पॉपुलेशन हमारे अर्थव्यवस्था में ऐड कर सकता है। जैसे कि सर्विस सेक्टर, मैंने आपको बताया था, सर्विस सेक्टर बैंगलोर को बोला जाता है मिनी सिलिकॉन वैली। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन यहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तो वो कैसे है? सर्विस सेक्टर के कारण, जो भारत का बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहां पर काम करता है। अहमदाबाद में देख लीजिए, वर्कर यूनियन इतना स्ट्रांग है, तो वो पॉपुलेशन ही का तो एक एग्जांपल है, जिस पॉपुलेशन को के कारण वहां पर लोग इतना ज्यादा मतलब अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा कि ह्यूमन रिसोर्स वाला जो बताया था, ह्यूमन राइट्स वाला बताया था कि अपना वॉइस को वो लेके आ पा रहे हैं सामने में। और चौथा कि ये एक बहुत बड़ा सॉलिडेरिटी का इशू मतलब मोशन है, ये सॉलिडेरिटी का मूवमेंट है। भारत को बोला जाता है ना डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी के बाद भी भारत स्टैंड करता है। वो इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन अलग-अलग वर्ग के लोग, अलग-अलग टाइप का पॉपुलेशन अलग-अलग पॉकेट्स में है जो एक साथ जुड़ रहे हैं। तो भारत का रेदर देन हम लोग इसको सोचे कि ये पॉपुलेशन कर्स है, इसको बेटर ये होगा कि पॉपुलेशन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है भारत को बनाने में। और यही पॉपुलेशन रीजन दिखाता है कि भारत की संस्कृति इतना डाइवर्स है, इतना कंटिन्यूअस है अपना रिलीजन, हिंदुइज्म या फिर जो भी यहाँ से रिलीजन निकले हैं ना, वो बहुत लंबे चर्चाए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के कारण, ये कि इतना बड़ा पॉपुलेशन रहा है हमेशा से, अपने समय में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहने वाले ये सभ्यता रही है भारत और चीन की। तो ये भी एक रीजन है, मतलब पॉपुलेशन के मतलब ज्यादा अच्छा जी भाई, हाँ, जैसे हमारे जैसे ये कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बाहर की कंपनी है, वो भारत का मार्केट ग्रैब करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो भारत का जो जी जी बिल्कुल। जो पॉपुलेशन है, वो अब पॉपुलेशन ऐसी ग्रोथ हो रही है जिसके अंदर परचेजिंग पावर हाई है, मतलब परचेज करने के लिए पैसा खर्च कर सकती है, ऐसी पॉपुलेशन आजकल भारत में हुई है। तो जो भारत का मार्केट है वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए पॉपुलेशन के कारण। इनफैक्ट सबसे अपोजिट भी सही है। जी सॉरी, बोलिए बोलिए। हम्म हाँ, तो देखिए, ये बिल्कुल ये सही बात है। जैसे कि आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है ना कि हम लोग जनसंख्या को सीधे अभिशाप के रूप में स्वीकार कर लिए हैं कि ये अभिशाप हो गई है जनसंख्या, अगर रोकेंगे तभी जाके सारी समस्या का हल हो पाएगी। जबकि हमको ये सीधे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि विश्व में ऐसे जो यूरोपीय कंट्री है उनके पास उतनी जनसंख्या नहीं है और औद्योगिकरण के क्षेत्र में इतने आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्वयं का मार्केट नहीं है। वो मार्केट के लिए ढूंढ जा रहा अफ्रीकन कंट्री और भारतीय देश, इतने जगह ढूंढने के प्रयास में। तो हमको सीधे सीधे सीख लेने चाहिए कि जहाँ यूरोपीय कंट्री मार्केट की तलाश में है, हमारे यहाँ तो खुद मार्केट है। मार्केट होगा तो किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे मेन चीज इसी मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि हम जनसंख्या के लाभांश कैसे उठा सकते हैं। अगर हम भारत में कोई भी औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र अगर खोलते हैं, तेजी से बढ़ाते हैं, उसकी ग्रोथ के चांस बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में कहीं भी निवेश कर दे, उसकी निवेश कर देते हैं तो उसकी लाभांश हमको मिलना ही है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पे दे दें, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे दें। तो भारत में हर चीज की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन भारत में मुख्यतः समस्या ये है ना कि देखा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या अभिशाप के रूप में हो गई है। यही मेन मुद्दा हम लोग को बदलना चाहिए कि जितने भी जनसंख्या है इसको जी बेहतर भाई, ढंग से हम हाँ शिक्षा करके आगे ले जा सकते हैं, ना कि हम जनसंख्या को घटा दें, एक कम कर डाउट है दें। मेरा। जी जैसे भाई आजकल जो अपन चलन में देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो वन चाइल्ड करना चाहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते, ज्यादा बच्चे करना नहीं चाह रहे। तो ये क्या बाद में कोई क्राइसिस खड़ा हो सकता है क्या हमारे लिए? ये दिक्कत का विषय हो सकता है क्या आजकल जैसे अपन देख रहे हैं कि जी बच्चे ज्यादा नहीं किए जाते पेरेंट्स की तरह? जी ठीक है। देखिए ये क्राइसिस हो सकती है नहीं हो सकती इसके कोई पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसको भारत जैसे देश में अभी अभी उसको रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी इतनी बड़ी जनसंख्या है ना जो कार्यबल के रूप में है। तो हमको अभी तो ये खतरा नजर नहीं आ रहा है कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी लोग चला रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर जिस प्रकार से शिक्षा और रोजगार से वंचित लोग रह रहे हैं, ऐसे ही वंचित लोग रहें और बुढ़ापे की जनसंख्या ज्यादा बढ़े, तो सही में आने वाले दिन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि चाइना ने सीधे सबसे हम्म, पहले वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना अपनाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जितने भी कार्यबल है वो घटते जा रही है और बुढ़ापे की जनसंख्या बढ़ी जा रही है, तो उसने दो चाइल्ड पॉलिसी लाया। अब जाके उसने तीन चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है। तो हमको इस पे भी हम्म, ध्यान रखना चाहिए कि हमको जनसंख्या कम नहीं करनी है, बल्कि हमको एक निश्चित दर से आगे बढ़ते की जरूरत, आगे नहीं मतलब प्रतिस्थापन दर जितना है ना सेम उतना ही रखना है, जितनी मृत्यु हुई उतना हम पा जाए। नहीं भाई, तो ये भारत मेरा क्वेश्चन ऐसा था, मनीष भाई, नीलेश भाई, दिशु भाई, कि जो आजकल का चलन है जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो जॉब में या फिर किसी और कार्य में ज्यादा व्यस्त हो गए, अपने करियर की तरफ ज्यादा व्यस्त हो गए, तो जो बच्चे करने वाली जब बात आती है, वो या तो मैक्सिमम दो करते हैं, या फिर ज्यादातर जो चलन मैंने देखा है कि ज्यादातर परिवारों में सिंगल चाइल्ड होता है। जैसे मेरे चाचा जी के भी हैं, उनके सिंगल चाइल्ड है बस। तो जी क्या ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि आगे जाके कि नहीं, जो युवा की जनसंख्या है वो कम हो जाएगी? अभी आवश्यकता ही है, अभी वैसा ही करने की जरूरत है। खतरा होगी, हो सकती है खतरा होगी, लेकिन हम ना जाने बहुत वर्षों बाद होगी। अभी लेकिन भारत की आवश्यकता है कि सही में टू चाइल्ड पॉलिसी भारत के लिए बेहतर है, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि इतनी पर बड़ी भाई अच्छा जनसंख्या हो गई है। टू चाइल्ड भी तो नहीं हो रहे। मैं इस पे कुछ बोलूं। जी भाई। देखिए, बोलिए। सबसे पहला बात तो ये है कि आपका मेन मुद्दा मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जो न्यू चलन आ गया है कि अपने को कम से कम बच्चा रखना है, नया हम्म। वाला जो फैमिली आ रहा है उसमें। तो इसके पीछे रीजन ये है कि कम्युनिटी हमेशा हम लोग का स्ट्रांग रहा है, मतलब जॉइंट फैमिली का बिलीव रखे हम लोग। लेकिन आज बेटर इकोनॉमिक, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के कारण लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो जी भाई। उनकी न्यूक्लियर फैमिली में उनकी प्रोफेशनल प्रायोरिटीज बढ़ चुकी है। दूसरा, कि प्रोफेशनल प्रायोरिटीज बढ़ती हैं तो वो सोचते हैं कि कम से कम एंगेजमेंट इन देयर घर वाला अफेयर्स रखें, तो इसके कारण वो लोग वहां जाते हैं। दूसरा, कि अब हमारा डाइट और सब कुछ, इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज हो रहा है, तो जो अपना बॉडी का जो डेवलपमेंट है ना वो भी काफी हद तक चेंज हो रहा है। आप देखेंगे अब ये भी इश्यूज काफी आ रहा है जिसमें कि लोगों को बच्चे हो ही नहीं पा रहे, तो वो लोग इन विट्रो थेरेपी, ये फर्टिलाइजेशन और ये सब के पीछे जा रहे हैं। उसके बाद तो एक रीजन ये भी है कि मतलब उनका ये कम है। दूसरा कि अब वो लोग ना, आप साउथर्न स्टेट्स में जाएंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.12 होना चाहिए, लेकिन वो काफी कम हो रहा है। वो रीजन ये भी है कि उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, और वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अगर उनके पास ज्यादा फैमिली मेंबर है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस कारणवश मतलब ये भी काफी सारी कारण है जिसके कारण कि वो आ रहा है। चौथा, कि हम लोग वेस्टर्न कंसेप्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं। वेस्टर्न में वेस्टर्नाइजेशन का मेन मुद्दा है, मेन मतलब सेंटर है इंडिविजुअलिज्म, मतलब प्रायोरिटी, गिविंग प्रायोरिटी टू आवर ओन सेल्फ। वो कम्युनिटी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोग जिस तरीके से वेस्टर्न सोसाइटीज की चीजों को अडेप्ट करना चाह रहे हैं, तो भी हम लोग पॉपुलेशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। जी जी देखिए भाई, भाई तो यही आपकी मैं पूछना चाह रहा आ, हूँ कि ये खतरा, हाँ मेरे को तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा के सामने आ सकता है।
खतरे के नहीं रूप में नहीं सामने आ नहीं, सकता है। हाँ हो सकता है, अपना अपना पॉइंट हो सकता है, मैं इस चीज़ से आपसे सहमत हूँ। लेकिन भारत में जो अभी जिस प्रकार से जनसंख्या इतनी तेजी में विस्फोट हुई है, और न जाने बेरोजगारी इतनी चरम स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि भारत में संसाधन सबके पहुंच नहीं हो पाई है। तो हम जी अभी भाई, इसको आपसे मैंने जो जो काम हो डेटा जाएगा शेयर वो, किया था हाँ ऋषि भाई, भारत में जी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, वो 6.5% है। और अगर अपन डेवलप्ड नेशन की तरफ देखते हैं, जैसे यूएसए, जापान, और जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूएसए की 3.6%, चाइना की 4.9% और जापान की 2.6%। मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब नहीं क्या नहीं है भाई जी, कि ये हवा ये जैसा है कि भारत में नहीं नहीं भाई अनएम्प्लॉयमेंट जी, बहुत ज्यादा है। ये गलत है। ये रिपोर्ट से केवल हम हर रिपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, कि हर जगह एम्प्लॉयमेंट परिभाषा अलग हो जाती है। भारत में अब कोई भी जो आजीविका जीवन के लिए बस थोड़ा सा जो अपना काम कर ले, उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट में गिन लेते हैं, जो सही नहीं है। विदेशों में जो जो अमेरिका जैसे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट अगर गिना जाता होगा, तो वो फिर भी वो बहुत अच्छे स्थिति में होंगे। तो केवल 6.5 और 4.3 से हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। भारत में हम नीचे ग्राउंड लेवल पर देखते हैं ना, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ना जाने किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, कितने जने कुपोषण के शिकार हैं, भुखमरी में भारत के रेट देख ही लेते हैं कितना पीछे है भुखमरी में भारत। तो हमको इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हम आंकड़ा पर देख ले कि इतना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, बल्कि वो भुखमरी पर ध्यान दीजिए कि इतने बड़े बच्चे अगर इतने बड़ी मात्रा में, इस पे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इतनी बड़ी मात्रा में भारत में भुखमरी है, तो हम किस आधार पर कह दें कि अभी जो एक बच्चा जो कर रहा है वो गलत है, उसको बढ़ाना चाहिए जनसंख्या। बल्कि हम जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, जो जनसंख्या बढ़ गई है, इनको ही पूर्ण करने में भी हम सक्षम नहीं है। हमको लगता नहीं है कि 2040-50 के पहले हम इसको एक समायोजित कर पाए अपने में। तो ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि बेरोजगारी बहुत कम था, क्योंकि ठीक है भुखमरी भाई। ज्यादा है भारत अच्छा, मैं इस पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बात है कि आप बाहर के कंट्री को भारत से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे विशु भाई ने बताया। मेन मुद्दा ये है कि भारत की जो बाहर की जो इकोनॉमी है वो फॉर्मलाइज्ड है। मतलब कि जितने लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए मांग कर रहे हैं उनका डेटा है उनके पास, और जितने के पास है और जितने के पास नहीं है उनके पास डेटा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज का बता रहा हूँ मैं। में। भारत जी में बिल्कुल। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कि निकालता है ये सर्वे ऑफ इंडिया वाला, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वो निकालता है, दूसरा CMIE निकालता है। इनके अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मल इकोनॉमी में लोग हैं या फिर जो फॉर्मल इकोनॉमी में लोग जाना चाह रहे हैं उनका डेटा के बारे में बात है। अब जब फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात होती है तो 90% जो भारत की एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में है। मतलब कि जो जैसे ऋषि भाई बता रहे थे ना कि गरीबी इतना ज्यादा है, लोगों को न खाने का नहीं है, हंगर है, तो भाई ये सच्चाई है। क्योंकि वो लोग कभी बोल ही नहीं रहे कि हमको ऐसे जगह एम्प्लॉयमेंट दो जहां पर कि एम्प्लॉयमेंट भारत के रिकॉर्ड रजिस्ट्री में दर्ज किया जाए। तो ये इस कारण से इनका जो डेटा है ना, भारत की एम्प्लॉयमेंट की जो डेटा है वो थोड़ी सी गलत दिखाती है ग्राउंड लेवल पे पिक्चर। तो दूसरे कंट्रीज को इससे कंपेयर नहीं कर सकते। वही तो, ठीक है भाई। बिल्कुल। जहाँ हम्म। भारत में जहाँ हम ये आंकड़ा देखते हैं कि ना जाने 50 से 60% लोग जो मिनिमम आय होनी चाहिए उससे इतने पीछे हैं, अपने रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तु ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और भारत इतने पिछड़े है, कम से कम जो पीडीएस के माध्यम से जो पहुंचाया जा रहा है, चाहे लोगों को जो अन्न दिया जा रहा है, इतने कम दिया जा रहा है। तो हम इतना ये स्वीकार कर सकते हैं कि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में गरीबी है, इतने बड़े भुखमरी है, लेकिन हम केवल ये डाटा निकाल के दिखा दे 6 से कुछ % की बेरोजगारी दर है हमारे भारत में, ये बिल्कुल गलत है। इस पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमको भुखमरी को आधार बनाकर जनसंख्या का निर्धारण करना चाहिए। हम्म। चलिए भाई, फिर अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं ये पूछना चाह रहा था भाई, अगर आपको ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए इस जनसंख्या को सक्षम बनाने के लिए या जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए। जी भाई। देखिए अभी तो मतलब मेरे पास तो उतना कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अब मुद्दा ये देखते हैं कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास जो नेहरू सरकार द्वारा किया गया था 1991 में, 51 में। फिर क्या किया गया, 1952 में परिवार नियोजन का लागू किया गया था। तो इस आधार पर देखते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि आपातकाल में इंदिरा गांधी द्वारा भी ये 1970 के दशक में ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन वो भी मूर्खता सफल नहीं हुई थी। और उसके बाद से जो क्या बोलते हैं उसको, राजीव गांधी सरकार के द्वारा
किया गया था, क्या बोलते हैं, नसबंदी। तो विभिन्न प्रयास किए गए, लेकिन हम ये पाते हैं ना कि सरकार द्वारा कभी संगठित प्रयास किया ही नहीं गया है। या तो दबाव देकर किया गया है, नहीं तो हल्के फुल्के विधेयक द्वारा किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो विधेयक लाया गया था 2021 में, हम देखते हैं कि नियंत्रण स्त्री करोड़ कल्याण योजना लाया गया था। तो इससे हम देखते हैं कि भारत में जितने भी कानून लाए गए अभी, ये ढुलमुल तरीके से है, बिना किसी भारत को मीडिया के माध्यम से, बिना किसी पहुंचाए, ज्ञान पहुंचाए ही हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम सरकार को देख रहे हैं कि इस पे मतलब कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है। जैसे मैं भाई थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम ना ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि भारत पॉपुलेशन को ही कंट्रोल करने के ऊपर कोई बिल ला दे या कोई मेजर वही ले बात दे। मैं कहना चाह रहा था भाई कि जो पॉपुलेशन है उसको सक्षम बनाने के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए, जैसे कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प योजना और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं कई बार। जी भाई, देखिए, मैं कुछ गिरीश भाई आप बोलना बताइए। चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बड़ा जो ये है कि मतलब होना चाहिए और यह होता है यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव। और जैसे कि मनीष भाई ने बोला था, सेक्स एजुकेशन। भारत में सेक्स एजुकेशन का प्रचलन तो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज 1990 के आसपास में बढ़िया से शुरू हो गया था। उसके कारण पॉपुलेशन काफी हद तक कंट्रोल किया गया था, या फिर कंट्रोल हुआ है कुछ हद तक। भले ही अभी ज्यादा है, लेकिन कंट्रोल हुआ है। दूसरा कि डायरेक्ट एक्शन अगर आप देखें तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कि सरकार का बहुत सारा योजनाएं हैं ना, जो टीयर 1 सिटी से हटा के टीयर 2 सिटी की तरफ मूव करने के लिए किया जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो पॉपुलेशन भाग रहा था मतलब सिटी उटी में, मेन सिटीज में, वो गांव में ही रह रहा है। और जब गांव पे रह रहा है तो अब उनको इतना आभास हो चुका है कि उनके चीजों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं कि अब कम से कम उनका मतलब कम से कम पॉपुलेशन धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सके। तो एज सच डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एम्पावर किया जा रहा है, जैसे आप भी बता रहे थे, कौशल योजना और बहुत सारे स्कीम्स के तरीके से, जिससे कि लोगों तक अवेयरनेस कैंपेन जा रहा है, मतलब लोगों तक बातचीत पहुंच रही है। जी भाई। जी, मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि माफी, मैं तो पहली बात माफी चाहूंगा कि मैंने इन योजनाओं के बारे में अभी सही से पढ़ा नहीं है। लेकिन हम जमीनी स्तर पे ये देखते हैं ना कि ये जितने भी योजना चलाई जा रही है, ये ऊपर ही तरीके से है। ये उन लोगों के पास पहुंच रहा है ना, जो पहले से ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जो शिक्षित शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। तो उनके लिए तो ये नाम मात्र की है, क्योंकि आपने जैसे पहले बताया कि परिवार जो भी है, एक बच्चे दो बच्चे की तरफ जा रहा है, तो उनके पास ये ज्ञान पहुंच रहा है। जो शिक्षा से वंचित है ना, उनके पास ये पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। जैसे अपन बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, तो वो मैंने देखा है कि जमीनी स्तर पे वो काम करता है। उस जमीनी स्तर पे कई लोगों को उससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। दिया है, जैसे आईटीआई हो गया, कौशल विकास योजना हो गया, प्रताजनी योजना हो गया, ये सब है, मानते हैं। लेकिन फिर ऋषु भाई का वही बात घूम फिर के आ जाता है, जो उन्होंने बोला था कि एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यही सब चीजें हैं जिसके कारण की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन्हीं स्कीम्स का फिर एक्सटेंशन हो जाएगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जी भाई, तो आखिरी पहलू की तरफ अपन चलते हैं। जी मनीष भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बस यही कहना चाहता था कि पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब जनसंख्या नियंत्रण को हम जनसंख्या को सशक्त करने के रूप में देखते हैं, क्योंकि जो मतलब जनन दर है वह 2.1 के समथिंग है। तो यह एक अच्छी स्थिति है भारत के लिए। तो यहाँ से हम यह कयास नहीं लगा सकते कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ओर अग्रसर है। हमें बस जनसंख्या को सशक्त बनाना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मानव संसाधन में निवेश ही इसका एकमात्र उपाय है। क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा होगा, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा और जब व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, तो वह कभी भी यह नहीं चाहेगा कि वह अपने बच्चों के भविष्य को अनसिक्योर करे। वह चाहेगा कि उसके बच्चे इतने मात्रा में हो कि वह उन्हें सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य, सही भोजन इत्यादि उपलब्ध करा सके।
तो जनसंख्या का नियंत्रण हमें जनसंख्या का सशक्तिकरण में ही दिखने वाला है। इसलिए चूंकि सरकार ने भी प्रयास किए हैं, लेकिन हमें सामाजिक प्रयास पर ज्यादा जोर देना होगा। केवल हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, हमें जी भाई। स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से या फिर जो भी सार्वजनिक मंचन है वहां से हमें इस ओर कदम बढ़ाने होंगे, तब ज्यादा कहीं लोगों के दिमाग में यह बात बैठेगी कि हमें जनसंख्या को सशक्त करना है। जी भाई, तो आखिरी जो पहलू है वो वे फॉरवर्ड का है। जो भी हमने सिचुएशन डिबेट करी, अभी डिस्कशन किया कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, क्या आंकड़े हैं, तो फर्दर स्टेप्स क्या होने चाहिए? जी कोई बताना चाहे, सुझाव देना चाहे कि फर्दर स्टेप्स सरकार द्वारा और एक इंडिविजुअल द्वारा क्या होने चाहिए इस जनसंख्या को मैनेज करने के लिए? जी हम्म। जी। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि भारत में जो कार्यबल है वो लगभग 68% आबादी है। 15 से लेकर 64 वर्ष के अगर बीच में देखें हम लोग, लगभग 60 से 65, 68, 70 वर्ष के हैं। तो सबसे पहले हमको इन पे ही ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को छोड़कर एक जनसंख्या प्रतिस्थापन दर के हिसाब से चलकर हमको इनको शिक्षित करने की जरूरत है और कुछ कौशल देने की जरूरत है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इन्हीं के माध्यम से महाशक्ति बन सकते हैं, क्योंकि अगर देश में उत्पादकता बढ़ाना है तो कार्यबल की आवश्यकता भी है वर्तमान में। और यहाँ तक की बात हुई थी कि यूएनएससी में सदस्यता के लिए भी ये बात उठी थी कि भारत इतने बड़े जनसंख्या है, इतने बड़े कार्यबल वहाँ पे मौजूद है, उस ऐसे देश को, मतलब विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, कि इसको कैसे आप अलग रख सकते हैं आपके यूएनएससी से। तो इसके लिए भी भारत की एक पहचान है कि भारत इसके माध्यम से आगे बढ़े। लेकिन सबसे मेन चीज है कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और कुशलता बढ़ानी चाहिए। भारत में अभी वर्तमान यही काम करना चाहिए, बाकी सबके अलावा। जी भाई, देखो जैसे जहाँ तक मैं देखता हूँ आजकल कि जो हमारा यूथ है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। जैसे रील्स का चलन आ गया, या फिर कई भी जगह हैं जहाँ पे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं। जो बात नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाई थी कि बच्चों का अधिकतर टाइम टाइम वेस्ट में रील्स में जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई स्टेप उठाना चाहिए शायद। जी, तो हाँ, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यही तो बात है ना कि हर, जैसे कि टिकटॉक पर उन्होंने बैन लगाया, तो हमको देखना चाहिए कि जो जो चीज भारत की युवाओं को ज्यादा बर्बाद कर रही है उस पर बैन लगाना। जैसे पोर्न हो गया, इस पे बैन लगाना। जो और कड़ी कड़ी कानून के माध्यम से जो इस पे मतलब ज्यादा बहक रहे हैं उस पर ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात है कि हर घर घूम घूम के अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अगर देश की मुद्दा ही यही रहना चाहिए कि हम आने वाले 5 सालों में हम सबसे अगर प्राथमिकता देंगे तो युवाओं को प्राथमिकता देंगे। सारे विभिन्न माध्यम से हम कुशल देंगे। जैसे कि आपके खाते में जो 1,000 पहुंचती, 2,000 पहुंचती थी, ये वोट बैंक को छोड़कर हम बताएंगे कि नहीं, हम अपने योजना में रखेंगे कि हम कंप्यूटर की शिक्षा इतने लोगों को देंगे। न जाने हम कैट वगैरह से जो भी पढ़ाने की व्यवस्था हुई, कृषि के क्षेत्र में नॉलेज देंगे। तो इस सबसे मेन चीज सरकार का फोकस यही रहना चाहिए। युवा तो बैठ चुके हैं तो उनके लिए तो मार्गदर्शन सरकार इसके लिए रेगुलेट कर नहीं सकती जी कि भाई। आप रील्स ना देखिए। हम्म। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर एक मुद्दा बना लिया जाए कि 5 साल में क्या क्या करने वाले हैं, हम इतने क्षेत्र में स्किल देने वाले हैं, तो सबसे मेन मुद्दा यही सोच हो सकती है, युवा इससे सुधर सकते हैं। देखो कुछ बातें मैंने सोची थी, जैसे हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में कि भारत की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो युवा पॉपुलेशन है, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आजकल चलन में आ गई है। तो अपना जो अधिकतर समय है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। तो जी अर्ली एज में उनके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो किस फील्ड में अच्छे से जा सकते हैं, स्कूल टाइम पर ही, 5th क्लास में या फिर 6th क्लास में, ऐसी अर्ली एज में काउंसलिंग होनी चाहिए कि हाँ इस सेक्टर में आप जा सकते हो, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे। और जो सरकारी नौकरी पर युवा की जो निर्भरता है उसको भी कम करनी चाहिए। जी, सरकार को उसको अपना प्लान में रखना चाहिए कि हम आने वाले दिन में इतने कंपनी को इसी देंगे। आप अगर चाह पहले, सबसे पहले जब तक शिक्षित नहीं बनाइएगा तो कितना भी कर लीजिएगा वो होगा नहीं। तो शिक्षा पर ध्यान देके रोजगार परक शिक्षा, कि रोजगार आखिर हम पाए कैसे, किस प्रकार से नौकरी किया जाए। और दूसरी बात, युवाओं को प्रोत्साहित करना पड़ेगा हर क्षेत्र से, बैंकिंग के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो।
कि आप लीजिए, आप इनोवेशन कीजिए, आप बैंक से आपको लोन मिलेगा, शायद चाहे आप विफल हो जाए तो उसके लिए आपकी कुछ ऋण माफी की जाएगी। ऐसा नहीं किया जाएगा, आपको जबरदस्ती ऋण वसूला जाएगा। तो इसको युवा इस पे ज्यादा प्रेरित होंगे। अगर बैंक के लोन के माध्यम से उनको प्रयत्न किया जाए कि आप की कंपनी लगाइए, जो हो सके आपसे कीजिए, तो ज्यादा मुझे तो जहाँ तक लगता है कि युवा उसके तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन ये देश में अभी प्रचलन है नहीं, युवाओं को पूर्ण रूप से जल्दी से पैसा मिल नहीं पाता है। जी भाई, देखो जैसे एक और अपने बड़ा मुद्दा डिस्कस किया था अर्बनाइजेशन का, तो सरकार को विलेजेस पे भी, गांवों पर भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा अच्छा हेल्थ और अच्छी इनकम की सोर्स। तो गाँव में भी अगर अपन प्रमोट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, जी तो शहर पे ज्यादा दबाव नहीं आएगा। जी, इस पे जैसे तो बात हुई थी। एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे जी गाँवों में या फिर शहर में भी लघु उद्योग के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। जी, लघु उद्योग कुटीर उद्योग हो गया। जी भाई। जी, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इस पे बात पहले डिस्कशन हो चुकी है कि संभावनाएं हैं तो गांव में ही है, क्योंकि शहर में बस आजीविका जीने के लिए ही है और उससे आगे कुछ नहीं है। अगर उससे बढ़ के हम आगे अपनी बेहतर लाइफ शहर शहर के लोगों जैसा, जो धनी लोग हो चुके हैं, उनके जैसा लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो संभावनाएं गांव में ही मिलेगी। लेकिन ये अपने आप से नहीं मिल पाएगी, सरकार को इस दिशा में कदम उठानी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि आज जानते हैं मानसिकता हम लोग का वो सामंतवादी ही रह चुकी है। क्योंकि हम लोग जहाँ वेस्टर्न की बात सुनते हैं ना, ये कंपनी वो कंपनी, तो हमारे अंदर आता है कि वो बहुत बड़ी चीज है। और जहाँ कृषि और खेती बाड़ी सुनते हैं तो बिल्कुल लगता है ये नीचे चीज है। हम्म। जबकि विदेश में भी ऐसा ऐसा लोग हैं कि कृषि के माध्यम से न जाने कितने हेक्टेयर रोक कर न जाने कितने पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा है। हमारे पास वो शिक्षा हम्म। नहीं है। हमको दिखाना चाहिए कि केवल फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए कि आप जिस खेत में हैं, सिलोस के माध्यम से वहाँ आपकी रखने की व्यवस्था अच्छी होगी, आप वहीं से कुछ सामान को उत्पादक करके आप बाहर बेच सकते हैं। पनीर हो गया, हम्म। दूध हो गया, छाछ हो गया बनाकर। सबसे मेन चीज एग्रीकल्चर इसी को पर फोकस प्रमोट करना करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, यही सबसे मेन चीज है। संभावनाएं संभावनाएं अति संभावनाएं है, लेकिन मेन बात है कि हम लोग बस अनजान है, बस चावल और गेहूं उगाना जानते हैं। इसके अलावा हमको कोई बाजार की शिक्षा नहीं दी गई है। और वो जहाँ ज्यादा उत्पादन होता है, फसल खराब हो जाती है, पैसा मिल नहीं पाता है, तो लगता है कृषि बहुत छोटी चीज है। क्योंकि कृषि में बहुत सारी हम्म। चीज आते हैं, सब्जी उत्पादन दे सकते हैं, न जाने जी भाई। एलोवेरा उगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जी भैया, जी जी। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे जी भाई। हमें लैंगिक समानता पे भी ध्यान देना होगा। तो तभी हम इसे और ज़्यादा अच्छे से सही तरीके से इसका कार्यान्वयन कर सकते हैं। हमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से आगे बढ़ाकर इस ओर कदम बढ़ाना होगा। और इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जो संघवाद है, उसको सम्मान करते हुए इसमें हमें प्रतिस्पर्धी संघवाद और एक दूसरा से तुलनात्मक संघवाद या कंपैरिजन फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देना होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक राज्य है, वह बेहतर तरीके से इन नीतियों को लागू करता है, लेकिन इन नीतियों को लागू करने के बाद भी वहाँ की जो सरकार है वह असंतुलित हो जाती है, या कहें कि सरकार गिर जाती है। कारण यह है कि अन्य जो उसके पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर जाति या धर्म या अन्य कई प्रकार की भिन्नताओं के कारण वहाँ उस उन चीज़ों का असर नहीं हो पाता, जिसके कारण दोबारा से जो सुधार करने वाले राज्य हैं, वो अभी उसी प्रक्रिया और उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमें हम्म। इस दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा, तभी हम पूरे भारत में इसे लागू कर पाएंगे। क्योंकि कोई, हाँ, केवल केंद्र की योजनाएं या केंद्र की गतिविधि इसे सही ढंग से बढ़ावा नहीं दे सकती। और दूसरी जी बात इसमें भाई। यह है ना कि बिहार ऐसे क्षेत्र हो गए, यूपी ऐसे क्षेत्र हो गए, जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं, उनमें न जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कहीं नहीं पाए जाते हैं। उनको जीआई टैग के माध्यम देकर हम उनको इस श्रेणी में शामिल करके उसको बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन न जाने बिहार में जाने जी। कितनी जी मछली भाई। हो गई जो अलग अलग देश में पाए जाते हैं। हम्म। इसको एक प्रचार के माध्यम से बढ़ावा दिखाना चाहिए कि ये बिहार में पाई जाती है। जैसे यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लागू किया गया है,
कि लखनऊ के ये फेमस है, कानपुर की ये फेमस है, तो उस प्रकार से अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इस पर चर्चा हो तो लोग अग्रसर होंगे ही कि हमारे यहाँ फेमस है तो मैं इसको उगाने पर ज्यादा ध्यान दूँ एक बाजार के रूप में। नीलेश भाई, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नीलेश भाई कहीं बिजी है लग रहा है, चलिए। जी भाई, फिर अपन इसको हेलो हेलो। ऐड करते। अरे हाँ जी भाई। अरे मैं म्यूट पे था, मुझे ध्यान नहीं पड़ा। अच्छा, मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो यही है ना कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें, बेटर यूटिलाइज करें। फर्दर अब देखिए स्टेप्स क्या होना चाहिए? कि हाँ, फर्दर स्टेप्स क्या होना चाहिए, तो कुल मिला के बात यही है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। अगर इसको आप और थोड़ा सा अंदर चले जाए तो एजुकेशन हेल्थ पे है तो बहुत सारी बातें हो गई। एम्प्लॉयमेंट वाली अभी जो बात हुई थी, किसे अपना पॉपुलेशन है बाहर के लोगों से सीखना चाहिए, जैसे कि चाइना वाइना से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत आगे बढ़ाया है। ऐसा सेक्टर जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, या फिर ये लघु विद ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे ऐसे सेक्टर जिसमें कि काफी कैपिटल इंटेंसिव है। आईटीआई वाला जो हो गया, मोबाइल फोन बनाने वाला हो गया, पॉकेट्स रीजनल डेवलपमेंट्स हो गए, उनके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा कि एजुकेशन अगर चल रहा है, जो चाइना में क्या किया गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का चलन है। अगर 8वां क्लास तक कोई बच्चा को नहीं दिखता है कि भाई ये बहुत अच्छा एजुकेशन में कर सकता है, तो उसको किसी तरीके का स्किल डेवलपमेंट करवा के इकोनॉमी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करवा दो। या फिर कि जो बड़े-बड़े माइनिंग या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ये अनस्किल्ड लेबर्स को, तो उनको डायरेक्टली एम्प्लॉय करवाओ। दूसरा कि जो इंडस्ट्रीज है उनसे काफ़ी रेवेन्यूज आती है जो कि रॉयल्टी वॉयल्टी में दिया जाता है, तो उन रॉयल्टीज को यूज करके उस रीजन्स में एजुकेशन या फिर अलग अलग तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। तो इन सब तरीकों से अपन पॉपुलेशन को बेटर मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा एक अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इनका ओल्ड एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो हम यहाँ पर अपने लोगों को भेज सकते हैं और वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हैं जापान से काफी। लेकिन वही है कि वो स्किल्ड लेबर जाएंगे, ब्रेन ड्रेन होगा। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है ना, यूएई इन सब कंट्रीज में भेजा जाता है और यहाँ पर लोग अच्छे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास एजुकेशन नहीं भी रहता है लेकिन वो अच्छे कमाते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करता है, वहां से पैसे भेजते हैं तो उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, फैमिली भी अच्छा से ग्रो करता है। तो इन सब तरीके से यही है कि एजुकेशन, हेल्थ और फिर एम्प्लॉयमेंट, इन्हीं के तरीके से पॉपुलेशन को बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है। और इसके कारण एजुकेशन अवेयरनेस भी आएगा लोगों में, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता है। और कृषि की जो बात हो रही थी विकास के लिए, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे अंदर ये धारणा बन गई है, और ये सच्चाई भी है कि जो क्षेत्र औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे रहता है वो विकसित देश होता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिकरण को सहायता देने के लिए कृषि प्रधान क्षेत्र होना जरूरी है। लेकिन अब कोई पूछेगा कि कैसे, यूरोपीय देश वगैरह में कृषि प्रधान है नहीं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो औद्योगिकरण के क्षेत्र में तो आगे चल चुके हैं, लेकिन कृषि कम होने के कारण उन्होंने बाजार को एक्वायर कर लिया है। वो औद्योगिकरण के सामान बेचकर कृषि आयात कर लेते हैं अपने यहाँ, तो उनके यहाँ समस्या नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जहाँ औद्योगिकरण बढ़ावा देंगे कृषि की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए तो कृषि कृषि कर देती है। एक तो बड़ी जनसंख्या को खाने के लिए सामान चाहिए, और दूसरी बात कि जो कृषि उत्पादक लोग कर रहे हैं वो बाजार के रूप में भी काम करते हैं। तो हम लोग बिना कृषि को बढ़ावा दे औद्योगिकरण के क्षेत्र में जाएंगे तो ये सीधे हमारे पतन हो जाएगा हमारे देश का। तो इस पे हमको ध्यान देना चाहिए बिल्कुल कृषि। हाँ। बिल्कुल, कृषि को देना ही है ध्यान, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बस ये है कि जैसे बड़े मतलब जो बड़े विकसित कंट्रीज हैं उनमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का रोल बढ़ जाता है। जो डेवलपिंग है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का रोल बढ़ जाता है, और जो डेवलप्ड है उसमें सर्विस का रोल बढ़ जाता है। और कृषि का टोटल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कम हो जाता है, वो मैं मानता हूँ। बट ये है कि जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का बात है, उसके लिए फिर फार्म मैकेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजेशन ऑन ये फर्टिलाइजर सब्सिडीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जा सकता है। बस ये है कि एग्रीकल्चर जो वर्कफोर्स है उस पे डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम करके
उनको किसी बेटर जगह यूटिलाइज किया जा सके। प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही है, लेकिन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स को थोड़ा कम करके बाकी अदर जगह यूटिलाइज करना है। और दूसरी बात कि वो सब लोग जो होते हैं ना वो काफी अडेप्टिव रहते हैं, मतलब वो किसी भी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं और ज्यादा अच्छा ग्रो भी करते हैं, तो उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा है rather देन एग्रीकल्चर में। जी भाई, तो अपन इस टॉपिक को अब कंप्लीट करते हैं, मतलब बंद करते हैं।